नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप बढ़ाने जा रहे हैं हमारे साथ। और हम चर्चा करेंगे आज स्थानीय स्वशासन के बारे में। कल हमने चर्चा किया था 73वें 74वें संविधान संशोधन की, और आज उसी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन की जो है चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बेसिक जानकारी, प्लस जो है वो राज्य वित्त आयोग की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कैसे हैं आप? जितेंद्र कुमार, प्रदीप यादव, प्रमोद पुनिया, दयाली कुमारी, लिया, तनु, वर्षा, कमलेश शंकर कैसे हैं? जगदीश, वीरपाल जी कैसे हैं आप? एंड आयुष वर्मा कैसे हैं? ममता स्वामी कैसे हैं? साहिला मोदी स्वागत आपका। और इस सेशन को देखने वाले बाकी सारे हमारे परिवार के सदस्य, उनका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तनु व्यास, मुरारी लाल, कैसे हैं आप सभी? विद्वान साथियों, एक पोस्ट हमने डाला था कि 5 जनवरी को पेपर है। एक्चुअली उस पे थोड़ा सा जो है पीछे बैकग्राउंड उसका हमने देखा नहीं, हमने सीधे ही जो है वो टीवी की न्यूज देखी। न्यूज़पेपर न्यूज में दिखाया जा रहा था कि 5 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर देते हैं। जब हमने हमारे मुख्य जो शिक्षा मंत्री जी है उनका जब भाषण सुना तो उसमें ये बताया गया है कि जनवरी में पेपर जो है वो होना है। तो अभी जो डेट है वो शायद हमारे भी गलतफहमी हो गई या फिर न्यूज की चर्चा को हमने जो है आपके साथ शेयर किया। तो आपका पेपर 5 जनवरी को अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी माह में आपका पेपर होगा, इस पर जो है वो अभी सहमति बनी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं स्थानीय स्वशासन की। कल का जो दिन है वो हम भूगोल को देने वाले हैं। कल भूगोल के प्रयास ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेशन करके और कल भूगोल को कंप्लीट कर ले हम। तो कल का दिन भूगोल के नाम करते हैं, ठीक है? और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 6 जनवरी को सीटेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सीटेट भी लाइफ टाइम है, तो एक बार आपने अगर सीटेट क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपको कोई टेंशन है नहीं, है ना? बहरुराम जी कैसे हैं? AK कैसे हैं? जया सैनी कैसे हैं? नमस्ते। एंड राजेंद्र जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सब कुछ लिखा हुआ है, आप भी जो है समझने का प्रयास करिएगा। बाकी तो PDF आपको मिल जाएगी, PDF डाउनलोड करके जो है वो आप इसको और बाद में नोट्स बना लीजिएगा। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ जो है वो चीजें समझने वाली ही है इस सेशन में। और एक बार आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी ना। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, 12th की ज्योग्राफी भी देखेंगे हम और 11th 12th का पॉलिटी भी करेंगे। NCERT भी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं 11th 12th का। पहले एक बार इस सेशन की चर्चा करते हैं। देखिएगा ये जो है वो अपना SST का जो है वो 28वां सेशन है आज। SST का अपना जो ये सेशन है वो कौन सा सेशन है? 28वां सेशन है। इससे पहले हम 27 सेशन जो है वो कर चुके हैं। इससे पहले हम कितने सेशन कर चुके हैं? 27 सेशन कर चुके हैं SST के, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस कर लिया है कंप्लीट, प्लस हमने जो है वो पॉलिटी के कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। रीट जीके के लिए क्लास है, बिल्कुल। राजस्थान जीके की क्लास आपकी सुबह 10 बजे भी होती है और ये टॉपिक भी आपका राजस्थान जीके का ही है, स्थानीय स्वशासन वाला। तो देखिए ये 28वां सेशन है। इससे पहले जो है वो कितने सेशन हो चुके हैं? 27 सेशन हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सबको देख सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है जहां से आप इन सारे सेशन की PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी जो है वो कुछ शब्दों का जो है वो क्या होता है, जल्दबाजी में जो है वो शब्द लिखा कुछ होता है और मुझसे पढ़ा कुछ अलग जाता है। तो मैं आज जब कमेंट देख रहा था तो कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि सर आपने इस तरीके से गलती की है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है और हम निरंतर जो है वो अपने सेशन में खुद देखता रहता हूं अपना विश्लेषण करने के लिए। तो जो बच्चे इस तरीके की कमियां निकालते हैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब मेरी कमी निकालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और
उसमें मैं सुधार कर पाता हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस तरीके के कमेंट लिखते हैं कि सर आप इस चीज को सही करें या इन शब्दों पे आप ध्यान दें या इन चीजों पे ध्यान दें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि निरंतर आप जो है वो इस तरीके की जो है वो सहयोग हमारे साथ करते रहेंगे, और जितना ज्यादा आप कमियां निकालेंगे उतनी ज्यादा कमियां मुझसे दूर होती जाएगी, और ये जो हमारा परिवार है वो और ज्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत, और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल ही जाएगी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन के बारे में, और कहां तक पढ़ लिया था लास्ट सेशन में हमने, देखिएगा लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लास्ट सेशन में हमने जो है वो यहां तक जो है वो चर्चा कर ली थी कि जो आपकी 18वीं अनुसूची है और जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। हमने जो है वो नगर पालिका की 21वीं सूची के 18 विषय है, सॉरी 12वीं सूची के 18 विषय जो पढ़ लिए थे। अब इससे आगे चलते हैं, लास्ट सेशन तक की आपको पीडीएफ मिली हुई है। इसके बाद की शुरुआत आज करते हैं स्थानीय स्वशासन की। अपन जो है वो चर्चा करते हैं 22 नंबर क्लास कहाँ है। सारी की सारी क्लासें प्लेलिस्ट में है, अगर किसी क्लास को आपको नहीं मिल पा रही है, हो सकता है कि कोई 21 के बाद सीधा हमने 23 कर दिया हो, मैं चेक कर लूंगा 22 नंबर क्लास कहाँ है, वो भी चेक करके आपको बताएंगे मॉर्निंग में। तबीयत खराब है कोई बात नहीं है, आराम से आप आराम करिए, और पहला तो टारगेट ये रखिए कि स्वस्थ रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया होता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन के बारे में आप चर्चा करते हैं आज आपसे। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी कि एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद, बहुत सारी समितियों के सिफारिश के बाद जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, और उन संविधान संशोधनों के अंदर यह तय किया गया कि भारत के अंदर जो है वो ग्राम स्तर पर जो है वो पंचायती राज लागू किया जाएगा, और नगरीय स्तर पर जो है स्थानीय शासन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि लास्ट जनता का, यानी जनता जो सामान्य जनता है उसकी सत्ता में और ज्यादा भागीदारी बढ़े, और सत्ता का जो है वो क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, और इसी उद्देश्य के तहत जो है वो हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखा, और उसी के अंदर आज आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन के अंदर पंचायती राज की जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद बिल्कुल भीम सिंह जी, इसके बाद जो आपका टॉपिक है विश्व की कृषि, वो ही करवाएंगे आपको। इसके बाद विश्व की कृषि ही करवाएंगे। तो पंचायती राज के अंदर हमने पढ़ा था कि जिला स्तर पर जो है वो, पंचायती राज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जिला स्तर पर जो है वो क्या होती है? जिला परिषद होती है। खंड स्तर पर जो है वो पंचायत समिति होती है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। तो आइए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या होती है ग्राम पंचायत, या कौन ग्राम पंचायत का जो है वो गठन कर सकता है? ग्राम पंचायत के अंदर कौन व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत के सदस्य गिने जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, या निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243 क या अनुच्छेद 243 एक के तहत आता है। एक बात याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत हो या फिर पंचायती राज हो, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, इन दोनों के अंदर जो धारा आएगी संविधान की वो 243 आएगी, और 243 के अलग अलग भाग है, 243A, 243B, 243C। इन सब क्वेश्चनों के आज आपको जवाब मिल जाएंगे कि ब्लॉक के अंदर अध्यक्ष होता है क्या। इन सब की जानकारी आपको आज बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो इस सेशन को देखें और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। फिर भी आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 243A के तहत, ठीक है, या फिर क के तहत। कौन होता है ग्राम सभा का संगठन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सर्किल के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दिया गया हो वो मिलकर क्या करते हैं? ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। मान लीजिए कोई गांव है
ये क्या है, ये कोई गांव है और इस गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, यहां इन उम्मीदवारों को चुनेंगे और उम्मीदवारों में जो जीतेगा उसको क्या बनाएंगे, अपना सरपंच बनाएंगे और फिर जो है वो ग्राम सभा का गठन होगा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उस ग्राम में रहने वाले मतदाता सूची के सभी सदस्य। ऐसा नहीं कि गांव में रहने वाले सभी सदस्य, ग्राम में रहने वाले वो सदस्य जिनका नाम क्या हो, मतदाता सूची में हो। किसमें हो, मतदाता सूची में हो। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, याद रखना यहां पर मैंने आपके लिए क्या किया है, मतदाता सूची को हाईलाइट करके लिखा है ताकि आप पहचान जाएं कि ग्राम सभा के सदस्य केवल वही सदस्य होंगे जिनका नाम क्या होगा, मतदाता सूची में होगा। यह बात सबसे ज्यादा मोस्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिएगा, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है और एक होता है उप सरपंच। सरपंच और उप सरपंच होता है। सरपंच अगर किसी कार्य से उपस्थित नहीं है, सरपंच किसी कार्य से जो है वो ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं है, तो उसके कार्य को कौन देखता है, उप सरपंच देखता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच जो है वो कार्यों को संचालित करता है। तो सरपंच और उप सरपंच चुने जाते हैं और इनकी जो बैठक होती है सरपंच द्वारा आहूत की जाती है। ग्राम पंचायत की बैठकें कौन आहूत करता है, ग्राम पंचायत की बैठकों का जो संचालन करता है या ग्राम पंचायत की बैठकों को जो शुरू करता है, आहूत करता है, वो होता है सरपंच। अगर सरपंच नहीं है, अगर सरपंच अनुपस्थित है, अगर सरपंच किसी कार्य से ग्राम में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। यह बात भी आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, 18+। देखो वोटर लिस्ट में नाम किनका होगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है उन्हीं का नाम होगा। तो इसीलिए मैंने 18+ लिखा नहीं है, उसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया कि मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और फिर आप कंडीशन समझ जाओगे कि गुरुजी मतदाता सूची में तो नाम किनका होगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होगी। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी उनका नाम ही नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना सरपंच जो है वो ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की बैठक को आहूत करता है। अगर सरपंच नहीं है, अगर सरपंच अनुपस्थित है, तो उप सरपंच करेगा। 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आज एक सरपंच के मन में विचार आया कि हमें जो है वो एक बैठक का जो है वो क्या करना चाहिए, एक बैठक करनी चाहिए ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की, क्या करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए। आज अगर उसके मन में ये विचार आया है तो वो आज ही क्या करेगा, एक नोटिस निकालेगा और सभी ग्राम के सदस्यों को, ग्राम सभा के सदस्यों को क्या करेगा, सूचना देगा कि आज से ठीक 15 दिन बाद जो है वो क्या होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी। क्या होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी। अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही बैठक में ना होता है, अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही बैठक में नहीं है, तो ग्राम सभा के सदस्यों में से अपने आप, जैसे ग्राम सभा के जो बाकी सदस्य हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्हीं में से कौन व्यक्ति है जो इस बैठक को आहूत करेगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि दोनों ही नहीं है, सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जो सदस्य हैं वो तय करते हैं कि कौन जो है वो इनकी बैठक, उन्हीं में से कोई एक सदस्य होगा जो इस बैठक को क्या करेगा, आहूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट ये कहता है कि बैठक की सूचना आपको 15 दिन पहले देनी पड़ेगी। जब भी बैठक करेंगे, जब भी बैठक करेंगे, जब भी जो है वो आप बैठक करेंगे ग्राम सभा की, उस बैठक से 15 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी ग्राम सभा के सदस्यों को। और 6 माह में एक बैठक होती है। देखो मिनिमम एक बैठक तो होगी ही होगी 6 माह में, ये मिनिमम है कि 6 माह में आपको एक बैठक करनी पड़ेगी। ये क्या है, मिनिमम है।
इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे तो 6 माह में 2 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 6 माह में 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बैठक आपको हर हालत में करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए 1 मई को नहीं, पहले तो देखो यही था 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 8 मार्च। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में वर्ष में 4 बैठकें होती है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 8 मार्च को, ये 4 बैठकें होती है। अगर कोई ये जनरली ऐसे 4 बैठकों का ऐसा राजस्थान में हम 4 बैठकें करते हैं एक वर्ष के अंदर, लेकिन अगर कोई कंडीशन बनती है कि किसी दिन बैठक नहीं हो पाती है तो फिर कोई और तारीख भी डिसाइड की जा सकती है। अब देखिए कार्यकाल जो होता है एक ग्राम सभा का, वो कितना होता है? एक ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी एक बार ग्राम सभा का निर्वाचन हो जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है वो जो है वो 5 ईयर तक जो है वो क्या होती है, वो कार्य करती है। ठीक है, वो कार्य करती है। यदि स्थान रिक्त हो जाता है किसी कारण से तो अगले 6 माह में चुनाव होगा। अगर देखो जनरली 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन मान लीजिए कोई कारण ऐसा बन जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या राइट टू रिकॉल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में 6 माह में क्या होगा, चुनाव होगा। 6 माह में क्या होगा, चुनाव होगा। इसको और देख लेंगे। 8 मार्च में आपको डाउट है, मेरे पास जो डाटा था उसमें 8 मार्च ही लिखा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं 1 मई है, तो इस पे हम और जो है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, इस पे हम और चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं देख के और बता दूंगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि अगर सीटें खाली हो जाती है, अगर इनका रिक्त हो जाता है पद, तो नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा, चुनाव होता है, चुनाव होगा। बट अगर मान लीजिए चुनाव, जैसे मान लीजिए किसी सरकार को जो है वो 4 वर्ष या 4.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, और चुनाव होने में 6 माह का ही समय बाकी रहा है, अगर चुनाव होने में 6 माह का ही समय बाकी रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चुनाव जो है वो नहीं होगा, यानी रिक्त पदों को रिक्त ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो है वो क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ग्राम सभा विध्वंस हो जाती है या इनका कोई जो है वो पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है, 6 माह में करवाना अनिवार्य है। बट अगर जो चुनाव की डेट ही 6 महीने बाद आने वाली है, यानी चुनाव में 6 महीने का ही समय रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इनके पद जो है वो रिक्त ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपको डाउट है 1 मई वाला, 8 मार्च और ये वाला, अगर आपको कोई डाउट है तो इस डाउट को मैंने नोट कर लिया है और इसको देखकर आपको मैं और अपना जो है वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा में आरक्षण का क्या व्यवधान है। तो ग्राम सभा का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अंदर मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राम सभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? ग्राम सभा में जो आरक्षण दिया जाता है वो अनुच्छेद 243 डी के तहत आरक्षण दिया जाता है, जिसमें SC ST को 50-50% है। SC ST को कितना प्रतिशत है? 50% आरक्षण है। OBC को 21% आरक्षण है और महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, यानी महिलाएं जो सीटें आवंटित होती है उसमें SC और ST का 50% आरक्षण रहता है, OBC का जो रहता है वो 21 यानी 21% रहता है, और जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो क्या रहता है? 1/3 यानी 1/3 जो है वो आरक्षण है। ये संवैधानिक आरक्षण है। बाकी SC ST ये तीनों आरक्षण जो है वो मिलते हैं। इसीलिए आपके जो गांव हैं, आपकी जो पंचायत है, उनमें हर बार कैंडिडेट अलग होता है।
हालांकि ये बात है कि हमारे संविधान में तो क्या है, हमारा संविधान में तो ये कहा गया कि भाई हर वर्ग के लोग आगे बढ़े, एससी का भी आगे बढ़े, एसटी का भी आगे बढ़े, ओबीसी का भी आगे बढ़े और सबकी सत्ता में क्या हो, भागीदारी हो। बट देखो प्रैक्टिकली कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए इस बार कोई जनरल का कैंडिडेट है और नेक्स्ट बार जो है वो एससी की सीट आने वाली है ना। मान लीजिए नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें एससी की सीट आने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जनरली एससी एसटी के कैंडिडेट जो है वो उतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाते हैं और उनके ही नाम पर, जैसे महिला सीट आ गई, मान लीजिए महिला सीट आ गई, तो जो वर्तमान सरपंच है ना वो अगली बार अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है, अपनी पत्नी को क्या कर देता है, खड़ा कर देता है चुनाव में, तो फिर वो ही सरपंच बन जाता है एक तरीके से। मैं बहुत सारे गांव में घूमा था, एक समय था 2000 लगभग 1 साल मैंने जो है बहुत सारा गांव में घूम घूम कर सर्वेक्षण किया, तो मैंने देखा था कि जिस गांव में एससी की सीट होती थी ना, तो वहां का जो पूर्व सरपंच होता था या जो पैसे वाली पार्टी का लोग होते थे वो क्या करते थे कि एससी एसटी की सीट आ गई तो गांव के किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते थे जो एससी एसटी का है और उसके नाम पर वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन सत्ता का पूरा भागदौड़ जो होता था वो उसी पूर्व व्यक्ति के पास होता था और उस एससी एसटी के व्यक्ति को महीने का कुछ खर्चा पानी दे देते थे। यानी प्रैक्टिकली कुछ और होता है और थ्योरेटिकली कुछ और होता है, लेकिन ये सब शिक्षा के अभाव में है। अगर मान लीजिए हमें अधिकार है, जैसे आपने एक सीरीज देखी है अमेज़न प्राइम पर, पंचायत नाम से एक सीरीज आई है ना, आई थी ना पंचायत, देखिए आपने पंचायत 1 और पंचायत 2 2 बार सीरीज आई, तो उसमें क्या है, प्रधान जो है उसके गांव में महिला की सीट है तो महिला प्रधान है, लेकिन जो प्रधानी का कार्य करता है, जो सरपंचाई का कार्य करता है, प्रधान का जो कार्य करता है वो उसका पति करता है। तो एक बार जो है उनके गांव में क्या हुआ कि जो वहां के जिला कलेक्टर थे उनका दौरा हुआ, तो जिला कलेक्टर जो है वो पहुंचते हैं, शायद 15 अगस्त को पहुंचते हैं, तो 15 अगस्त पे पहुंचते तो उन्होंने देखा कि जो प्रधान पति है, यानी हालांकि वास्तव में प्रधान कौन है, उसकी पत्नी है, लेकिन सारा कार्य कौन कर रहा है, वो उसका पति कर रहा है। तो कलेक्टर ने उसको धमकाया कि तुम कौन हो और उसको वहां से सरपंच को बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को कहा कि आगे से तुम सारे काम करोगी। तो इस तरीके का होता है ना। लुगाई तो नाम मात्र की सरपंच होती है, वास्तविक में तो उसका आदमी ही सरपंच होता है। ये क्यों हो रहा है आयुष वर्मा जी? ये इसलिए हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी अपने जो पावर है उनको पूर्ण रूप से नहीं पहचान पा रही है। अगर महिला है, एक तो क्या है कि इससे पहले वाली जो सरकार थी हमारी, जो वसुंधरा राजे सरकार थी, उसमें यह कहा गया था कि भाई एक मिनिमम योग्यता तय कर दी गई थी कि भाई 5वीं पास होना चाहिए या 8वीं पास होना चाहिए ना। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, अशोक गहलोत सरकार, उसने वो योग्यता समाप्त कर दी। योग्यता क्या कर दी? समाप्त कर दी कि कोई 5वीं पास की जरूरत नहीं है, कोई 8वीं पास की जरूरत नहीं है। हालांकि वास्तव में योग्यता अगर होती है तो उससे क्या होता है, अगर एक महिला पढ़ी लिखी है, एक ग्रेजुएट महिला अगर सरपंच बनती है ना, तो वो पूरे काम को समझ सकती है और वो अपने काम का संचालन खुद कर सकती है। लेकिन एक अनपढ़ महिला को सरपंच का टिकट मिल जाता है तो वो तो कुछ जानती नहीं है बेचारी, तो उसके स्थान पर फिर कौन कार्य करता है? पति कार्य करता है। हालांकि ये संवैधानिक नहीं है, ये लीगल नहीं है कि पत्नी के नाम पर पति कार्य कर सकता है। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि मान लीजिए किसी की पत्नी सरपंच बन गई है तो उसका पति सरपंच के कार्य कर सकता है। हालांकि हो रहा है हमारे देश में, बट ये लीगली तो नहीं है। ऐसे तो फिर मान लीजिए किसी की पत्नी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी जगह उसका पति चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिएगा, योग्यता क्या होती है इनकी? 21 वर्ष होनी चाहिए और स्थानीय निवासी होना चाहिए। अयोग्यता क्या है? नैतिक अधमता के कारण सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हो। अगर मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट टीचर है और आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं अनैतिक, और उस अनैतिक कार्य के कारण आपको स्कूल से निकाल दिया गया है, आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो आप जो है वो सरपंच बनने के लायक नहीं होंगे, उप सरपंच बनने के लायक नहीं होंगे, आप अयोग्य होंगे क्योंकि आपने अनैतिक कार्य किए और अनैतिकता के कारण आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया है।
दूसरा, शारीरिक और मानसिक रोगी अगर है कोई व्यक्ति तो वो भी जो है वो अयोग्य होंगे। और ऐसे लोग जो मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत दंडित किए गए हैं, मृत्यु भोज अधिनियम के तहत जो दंडित किए गए हैं, उनको भी जो है वो अयोग्य यहां पर माना गया है। इसके अलावा घर में शौचालय वगैरह होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा, गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए। जब भी ये बैठकें होती है ग्राम सभा की, तो उसमें मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में कितने मिनिमम सदस्य जो है वो उपस्थित होने चाहिए। तो जितने भी सदस्य हैं उनका 10% यानी 1/10 जो है वो सदस्य इसमें उपस्थित होने चाहिए। अगर 1/10 सदस्य नहीं उपस्थित है तो वो बैठक जो है वो बैठक के रूप में नहीं माना जाएगा, उसको स्थगित करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे 100 सदस्य हैं तो कम से कम 10 होने चाहिए। अगर 10 सदस्य हैं तो फिर आपको पता ही है 10% होना चाहिए, 1/10 इसमें उपस्थित होना चाहिए। एक बात कही है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंदर शैक्षणिक योग्यताएं लागू की गई, जिसमें सरपंच अगर सामान्य क्षेत्र से है तो उसके लिए 8वीं पास होना अनिवार्य किया गया था। अगर जनजाति क्षेत्र से है तो 5वीं पास होना जरूरी किया गया था। और जब ये रूल लगे थे ना, जब ये रूल लगे थे कि 8वीं पास होना चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों की राजनीति खत्म हो गई थी। जो गांव के अंदर इससे पहले ऐसे मूंछों के ताव देते थे और ऐसे सफेद चोला पजामा पहनकर ऊपर जैकेट लगाकर सरपंच बन के घुमा करते थे ना, उनकी राजनीति खत्म हो गई थी इसके कारण, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं पास नहीं थे, 8वीं पास नहीं थे। और उन्होंने बड़ा ऐसे विरोध भी किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समय तक ये रहा। लेकिन नेक्स्ट सरकार जैसे ही बदली, उसने इसको जो है वो निरस्त कर दिया। वर्तमान में ये रूल जो है वो है नहीं। अब जिला परिषद के लिए 8वीं पास होना चाहिए और घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। शौचालय की योग्यता तो सबके लिए ही है, शौचालय की जो योग्यता है वो तो सबके लिए ही है कि भाई जो भी कैंडिडेट होगा उसके घर में जो है वो शौचालय होना चाहिए, चाहे वो शौचालय में जाए या ना जाए। और क्या आपको लगता है, क्या आप युवा हैं सब लोग, हम युवा लोग आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा जो है वो प्रधानमंत्री हो, क्या इनके लिए योग्यता होनी चाहिए? क्या इनके लिए योग्यता होनी चाहिए क्या? देखिए, हमारे संविधान के अंदर जो है ना, इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं योग्यता का कि भाई इनकी कोई योग्यता होनी चाहिए क्या, शैक्षिक योग्यता। संविधान ये कहता है कि इनकी शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, इनको शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर जनता इनको पसंद कर रही है ना, तो इनके लिए कोई शैक्षिक जो है वो योग्यता नहीं होनी चाहिए। और आजादी के आज इतने साल हो गए हैं, हम अपनी अभी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, तो क्या हमारे राजनेता संविधान में परिवर्तन करके उसमें संशोधन करके इनकी योग्यता को लागू नहीं कर सकते हैं? लेकिन चूंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, इससे उन्हीं पार्टियों को हानि होती है, इसलिए आज तक जो है वो किसी ने इसको लागू नहीं किया। बाकी देखो, एक आईएएस बनने के लिए एक लड़का एक लड़की जो है वो अपने जीवन के 5 से 7 साल जो है वो मेहनत करते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, और आईएएस बन के वो एक ऐसे मंत्री को सैल्यूट करते हैं, एक ऐसे मंत्री की हाजिरी बजाते हैं जो कि 10वीं पास भी नहीं होता है कि नहीं है? है कि नहीं है? आरएस बनने के बाद भी आपको सैल्यूट किसको करना पड़ेगा? जो आरएस की फुल फॉर्म भी नहीं जानता है, ऐसे मंत्रियों को करना पड़ेगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, हालांकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी राजनेता के लिए जो है वो कोई भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेता होता है वो प्रतिनिधि होता है, और उस प्रतिनिधि को किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो एक तरीके से संविधान जो है वो हम जनता को दोषी ठहराता है कि तुमने अनपढ़ आदमी को चुना ही क्यों। संविधान हमें कहता है, हम सब जनता को कहता है कि भैया मैंने तो तुम्हें यह कहा था कि तुम अपना कोई प्रतिनिधि चुनो, लेकिन तुम अनपढ़ आदमी को क्यों वोट दे रहे हो? पढ़े लिखे को दे दो वोट।
तुम जिसको चुन के भेजोगे मैं तो उसको सरपंच, उप सरपंच, एमएलए, पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ बना दूंगा। तुम चुनने वाले सोचो कि तुम्हें अनपढ़ व्यक्ति चाहिए अपना प्रतिनिधि या पढ़ा लिखा चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हमारा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और मिनिमम योग्यता तो रखनी चाहिए कि भाई 12th पास होना चाहिए, है ना। 12th पास तो होना ही चाहिए यार, है ना, इतनी तो योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए इनका जो गठन होता है वो कैसे होता है। ग्राम पंचायत का गठन कब होगा, जब किसी गांव की जनसंख्या 3000 हो जाएगी। जब किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 3000 हो जाएगी तो उसमें 9 वार्ड बनाए जाएंगे, है ना। कितने वार्ड बनाए जाएंगे उसमें? 9 वार्ड बनाए जाएंगे। एक सेकंड रुको। जब किसी गांव की जनसंख्या 3000 हो जाएगी, 3000 हो जाएगी तो उस गांव को 9 वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 3000 से ऊपर बढ़ती है तो 1000 बढ़ने पर, प्रति 1000 जनसंख्या बढ़ने पर 1 वार्ड और जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 4500 हो गई है, या मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 4600 हो गई है, तो वहां पर कितने वार्ड होंगे? 3000 तक तो 9 हो गए, फिर 4000 पर 10 हो गए और 600 पर 11 हो गए। तो अगर किसी गांव की जनसंख्या 4600 है तो वहां पर 11 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 11 वार्ड होंगे। कितने होंगे? 11 वार्ड होंगे। याद रखना 3000 तक 9 वार्ड और प्रति 1000 बढ़ने पर 1 वार्ड जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत समिति की बात करते हैं तो 1 लाख पर 15 सदस्य होंगे पंचायत समिति में। 1 लाख की जनसंख्या तक, 1 लाख की जनसंख्या तक कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे और प्रति 15,000 बढ़ने पर 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। मान लीजिए किसी गांव की जो जनसंख्या है, किसी गांव की जनसंख्या जो है वो क्या है? 1 लाख और 15,000 है, तो वहां पर कितने हो जाएंगे? 15 तो 1 लाख तक हो जाएंगे, 15 तो 1 लाख तक 15 हो जाएंगे और प्रति 15,000 बढ़ने पर 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। तो अगर किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 1.5 लाख है तो वहां पर सदस्य कितने होंगे? सदस्य होंगे 19। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लाख तक 15 सदस्य, 3000 तक 9 वार्ड और प्रति 1000 बढ़ने पर 1 वार्ड जुड़ेगा, प्रति 15,000 जुड़ने पर 2 सदस्य जुड़ेंगे। इसके बाद देखिएगा अगर किसी जिला परिषद कब बनेगी? 4 लाख सदस्य, 4 लाख जनसंख्या पर 17 सदस्य होंगे जिला परिषद के। अगर जिला परिषद के अंदर 4 लाख जनसंख्या है तो वहां पर 17 सदस्य होंगे और प्रति 1 लाख बढ़ने पर 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। मान लीजिए किसी जिला परिषद क्षेत्र की जो टोटल जनसंख्या है वो 5 लाख है तो वहां पर जो सदस्य होंगे कितने होंगे? 17 और 2 19 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ब्लॉक स्तर पर है ये। देखो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर आती है, पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर आती है। लेकिन यहां पर जनसंख्या किसकी गिनेंगे कि इस पंचायत समिति के नीचे जितने भी गांव आते हैं वो गिने जाएंगे, वो गिने जाएंगे ना। पंचायत समिति के नीचे जैसे 5 गांव आते हैं तो 5 गांव की अगर जनसंख्या कितनी हो जाती है? 1 लाख हो जाती है तो 15 सदस्य होंगे, और अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, 15,000 ज्यादा होती है, तो प्रत्येक 15,000 पर जो है वो 2 सदस्य और आपके जुड़ते जाएंगे। इसके बाद इनकी बैठक की बात करते हैं तो महीने में 2 बैठक होगी।
महीने में ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बार बैठक होगी, पंचायत समिति की जो होगी वो 1 माह में 1 बैठक होगी, और जिला परिषद की 3 माह में 1 बैठक होगी। यानी जितना स्तर ऊंचा होगा उतनी बैठकें कम होगी। देखो सबसे निचले स्तर पर है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बार बैठक। इसके ऊपर है पंचायत समिति, तो 1 महीने में 1 बैठक। इसके ऊपर है जिला परिषद, तो 3 महीने में 1 बैठक। कैसे याद करोगे? ग्राम पंचायत 1 नंबर पर आती है तो 1 महीने में 2 बार बैठक, पंचायत समिति 2 नंबर पर आती है तो 1 माह में 1 बैठक, और जिला परिषद 3 नंबर पर आती है तो 3 माह में 1 बैठक होगी। 3 माह में 1 बैठक होगी। इसके बाद देखिएगा इनकी संरचना कैसे बनती है। इनकी संरचना की अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है प्लस वार्ड पंच होते हैं। एक सरपंच और वार्ड पंच होते हैं जिनको जनता द्वारा चुना जाता है, जिनको जनता द्वारा चुना जाता है। जनता जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जिनका नाम जो है मतदाता सूची में है, वो बाकायदा वोट डालते हैं, और उस वोट के जरिए, मतदान के जरिए जो व्यक्ति जीतता है, विजय होता है, वो सरपंच और वार्ड पंच जो है वो बनते हैं। और वार्ड पंच, सरपंच, वार्ड पंच, इनको जनता चुनती है। एक होता है उप सरपंच। उप सरपंच को कौन चुनते हैं? वार्ड पंच चुनते हैं अपने में से अप्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, 2 बातें याद रखनी है कि जो पंच होंगे और जो सरपंच होगा उनका तो डायरेक्ट चुनाव होगा जनता के द्वारा, और उप सरपंच का चुनाव होगा पंचों के द्वारा। पंच आपस में मिलकर जो है वो क्या करते हैं? पंच आपस में मिलकर जो है वो क्या करते हैं? उप सरपंच का चयन करते हैं अपने में से ही। हेलो सर, बैकग्राउंड व्हाइट कलर रखो, पीडीएफ में प्रॉब्लम होती है ब्लैक। इस पीडीएफ का आपको प्रिंट नहीं निकालना है। जो पीडीएफ मैं आपको यहां लिखता हूं, लिखी हुई पीडीएफ का आपको प्रिंट नहीं निकालना है। इसको तो आप ऐसे के ऐसे अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। ठीक है, इसके आप नोट्स ही लिखेंगे। जो प्रिंट निकालने वाली पीडीएफ होगी वो वही पीडीएफ है जिनका आपको क्या दिया जाता है? टाइप करके दिया जाता है। ठीक है, जो टाइप करके दिया जाएगा उसका तो आपको क्या करना है? नोट्स मिल जाएंगे। इसको आपको प्रिंट नहीं निकालना है, इसको आपको क्या करना है? अपने रजिस्टर में अपने हाथ से नोट करना है। यहां पर आपको बात समझ में आ गई। ग्राम पंचायत में कौन होंगे? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, 3 सदस्य होते हैं। एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और जितने भी वार्ड होते हैं उनके वार्ड पंच होते हैं। अब देखो, जो पंच सरपंच है इनका चुनाव जनता करेगी, उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच करते हैं अपने में से ही। दूसरी बात करते हैं यहां पंचायत समिति की, तो यहां प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है। इन दोनों का चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी प्रधान का चुनाव कौन करेंगे? प्रधान का चुनाव करेंगे सारे सरपंच मिलकर। ठीक है, प्रधान का चुनाव करेंगे। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रधान का चुनाव होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से? तो प्रधान का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है, जो यही होते हैं सरपंच वगैरह। फिर आती है जिला परिषद। तो जिला परिषद में एक होता है प्रमुख, जिसे जिला प्रमुख कहते हैं, एक होता है उप जिला प्रमुख। इनका चुनाव भी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, और सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा होता है। चीजें बेसिक है और साफ साफ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम फिर से बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ तो 2100 होंगे ना, 2100 है आपके, तो 9 वार्ड हैं। ठीक है, 2000 से ऊपर जो हो गए ना, 2000 से ऊपर की जो जनसंख्या हो गई है तो आपके 21 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आयुष। इसके बाद देखिएगा आपकी जो गण पूर्ति है, यानी जो बैठक होगी महीने में 2 बार, उसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। इसके अंदर भी 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, और इसके अंदर भी 1/3 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है। अधिकारी कौन होंगे? यहां पर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होगा,
ग्राम पंचायत में कौन होगा? ग्राम सेवक होगा। प्रधान के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? प्रधान के चुनाव में ये लेते हैं सरपंच। जो सरपंच होते हैं वो अपने में से ही चुनाव के जरिए किसको चुनते हैं? प्रधान को चुनते हैं, सारे गांव के सरपंच वगैरह इकट्ठे होकर। तो प्रधान का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। जनता उसका चुनाव नहीं करती है, याद रखिएगा। इनडायरेक्टली जो सरपंच और पंच है वो करते हैं। दूसरी बात देखिएगा, सरकारी अधिकारी कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? ग्राम सेवक होता है ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति में होता है बीडीओ, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है सर जी। ब्लॉक अध्यक्ष कौन होता है? ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ब्लॉक, देखिए पंचायत समिति जो है उस ब्लॉक कौन होता है? ब्लॉक और खंड, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अभी चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बाद ही। नेक्स्ट देखिएगा, बीडीओ यहां पर होता है और जिला परिषद में कौन होता है? CEO, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यही करेगा। ठीक है सर जी। चुनाव जनता द्वारा होता है प्रधान का। प्रधान का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। प्रधान का चुनाव अगर आप देखोगे संविधान के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधान का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि डायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से प्रधान का चुनाव जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पदेन सदस्य कौन होते हैं? यहां पर पदेन सदस्य होते हैं ग्राम सेवक, सरपंच और वार्ड पंच। एक पंचायत समिति में कितने सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में एक ग्राम सेवक होता है, एक सरपंच होता है और वार्ड पंच होते हैं, प्लस उप सरपंच होता है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति में बीडीओ होते हैं, प्रधान होते हैं, MLA होते हैं और सभी सरपंच होते हैं। जबकि जिला परिषद में कौन होता है? CEO होता है, जिला प्रमुख होता है, राज्यसभा का जो सदस्य है वो इसका सदस्य होता है और लोकसभा का जो सदस्य है वो इसका सदस्य होता है, प्लस जो MLA है वो भी इसका क्या होता है? सदस्य होता है। वो भी इसका क्या होता है? सदस्य होता है। तो याद रखना, पंचायत समिति में ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत ग्राम सेवक, पंचायत समिति BDO और जिला परिषद के अंदर CEO। इनको आप जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है कि शपथ कौन दिलाता है इनको? तो सरपंच को, वार्ड पंच को और उप सरपंच को, इन तीनों को जो है वो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो आपको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। प्रधान को, उप प्रधान को और सदस्यों को, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, इनको उपखंड अधिकारी, जो भी आपकी तहसील का उपखंड अधिकारी है वो क्या दिलाता है? इनको देखिए, ब्लॉक अधिकारी है, ये एक अलग मैटर है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि भाई क्या है आपके मामले का, मुझे पता नहीं है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको जिला कलेक्टर क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, तो याद रखना, सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। उप सरपंच को कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। वार्ड पंच को कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। प्रधान को दिलाएगा उपखंड अधिकारी, उप प्रधान को उपखंड अधिकारी और सदस्यों को भी पंचायत समिति के उपखंड अधिकारी। जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर, उप जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सदस्यों को भी जिला प्रमुख शपथ दिलाता है। नेक्स्ट देखिए, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अगर सरपंच को त्याग पत्र देना है तो वो BDO को देगा। किसको देगा? BDO को देगा, अपने से ठीक उच्च अधिकारी को। सरपंच गांव में होता है और ग्राम में क्या होता है? ग्राम सेवक होता है। तो सरपंच ग्राम सेवक को कभी जो है वो अपना इस्तीफा नहीं देगा। सरपंच के ठीक ऊपर का अधिकारी कौन होता है?
सरपंच के ठीक ऊपर का अधिकारी होता है, देखो सरपंच के समक्ष तो कौन हो गया, सरपंच के बराबर का अधिकारी तो हो गया ग्राम सेवक, ग्राम सेवक हो गया। और ग्राम सेवक से ऊपर कौन होता है, ग्राम सेवक से ऊपर कौन होता है, ग्राम सेवक से ऊपर जो होता है वो कौन होता है, बीडीओ होता है। तो सरपंच किसको अपना इस्तीफा देगा, बीडीओ को देगा। किसको देगा, बीडीओ को देगा। पीठासीन अधिकारी जो है वो चुनाव आयोग जो है वो तय करता है और ये अपने क्षेत्र के अंदर जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं और यही पीठासीन अधिकारी इनको क्या देता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चुनाव बूथ के लिए ये पीठासीन अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अध्यापक वगैरह ही होते हैं, क्योंकि चुनाव का काम किसका होता है, अध्यापक का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर सरपंच को अपना इस्तीफा देना है तो वो बीडीओ को देगा, उप सरपंच को इस्तीफा देना है बीडीओ को देगा, वार्ड पंच को भी अपना इस्तीफा देना है तो बीडीओ को देगा। यानी गांव के लोग कहां आएंगे, पंचायत समिति में आएंगे। तहसील में होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति कहां होती है, तहसील स्तर पर होती है। तो तहसील में आएंगे, गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो या वार्ड पंच हो, अपना इस्तीफा देने कहां आएंगे, तहसील स्तर पर आएंगे, ब्लॉक स्तर पर आएंगे और ब्लॉक स्तर पर आके किसको देंगे, बीडीओ को देंगे। इस्तीफा हमेशा किसको दिया जाता है, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, यानी जो राजनीतिक अधिकारी। देखो राजनीति में तो क्या आ गए, नेता आ गए, तो नेता को इस्तीफा नहीं दिया जाता है कभी, नेता तो इस्तीफा देता है। तो इस्तीफा दिया किसका जाएगा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको दिया जाएगा। तो यहां पर बीडीओ क्या होता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो बीडीओ को दिया जाएगा इस्तीफा। दूसरा देखिएगा, दूसरा उप प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा, प्रधान को देगा। उप प्रधान जो होगा और पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, वो प्रधान को देंगे। ठीक है, प्रधान को अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। प्रधान को अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो जिला प्रमुख को देंगे। उप जिला प्रमुख भी अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देगा और जिला परिषद के सदस्य भी जिला प्रमुख को देंगे। और जिला प्रमुख को अगर अपना इस्तीफा देना है तो ये संभागीय आयुक्त को देंगे। याद रखना, जिला प्रमुख देगा संभागीय आयुक्त को, प्रधान देगा जिला प्रमुख को, उप प्रधान देगा प्रधान को। फिर से याद कर लो, सरपंच बीडीओ को, उप सरपंच बीडीओ को और वार्ड पंच बीडीओ को। उप प्रधान पंचायत समिति के सदस्य प्रधान को, उप प्रधान पंचायत समिति के सदस्य प्रधान को देंगे। प्रधान अपना इस्तीफा और उप जिला प्रमुख अपना इस्तीफा और जिला परिषद के सदस्य अपना इस्तीफा जो है वो किसको देंगे, जिला प्रमुख को देंगे। अब मान लो जिला प्रमुख के मन में आ गई कि मैं इस्तीफा दूं, तो वो फिर संभागीय आयुक्त को जो है वो क्या देंगे, अपना इस्तीफा देंगे। बट एक बात नोट लगा के कही गई है, कोई भी अधिकारी चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, अगर वो बिना बताए बिना कारण के 3 बार लगातार बैठक में अनुपस्थित रहते हैं, बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको जो है वो उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा या उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। 3 बैठकों में बिना कारण के, बिना कारण बताए अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं, तो कारण बता के हो सकते हैं लेकिन बिना कारण उपस्थित होते हैं तो। इसके बाद देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो चुनाव में 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि चुनाव हुआ और चुनाव के तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा चुनाव खत्म होने के, यानी कोई व्यक्ति अपना पद स्थापित कर लेता है, जैसे सरपंच ने 2022 में अपने पद की शपथ ली, तो 2022-23 यानी जब तक 2 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, पहली कंडीशन है। तो अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष बाद लाया जाएगा, प्लस तीसरे और चौथे वर्ष में लाया जाएगा, तीसरे और चौथे वर्ष में लाया जाएगा, 5वें वर्ष में नहीं लाया जाएगा।
और 3/4 बहुमत के द्वारा इसको पारित करना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य एक लिखित प्रार्थना पत्र जो है वो लेकर सक्षम अधिकारी के पास पहुंचेंगे और वो फिर इनका जो है वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करेंगे। और इसके बाद जो होगा क्या होगा, बहुमत देखा जाएगा कि 3/4 सदस्य इसके पक्ष में है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की स्थापना सबसे पहले कहां होती है, तो नगरीय जो स्वशासन है जिसमें पहली भारत की जो पहली नगर निगम बनी वो बनी मद्रास के अंदर 1687 में। राजस्थान की जो प्रथम नगर पालिका बनी वो कौन सी बनी, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू बनी 1664 के अंदर। और राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका, देखो ये तो जो 1664 में बनी थी ये चुनाव के द्वारा नहीं बनी थी माउंट आबू, तो प्रथम निर्वाचित यानी चुनाव के द्वारा जो नगर पालिका बनी वो बनी ब्यावर 1865 में। तो ये 3 क्वेश्चन थोड़े से इतिहास के हैं जिनको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षण की बात करते हैं तो यहां पर भी नगरीय स्वशासन में भी अनुच्छेद 243 टी के तहत SC/ST को 50%, OBC को 50% और महिला को 1/3% जो है आरक्षण मिलता है। अब देखिए, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होती है। ये जनसंख्या के आधार पर बनती है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 3 तरीके की ये संस्थाएं होती है। जहां की जनसंख्या 20 लाख से लेकर 1 लाख तक है वहां नगर पालिका होगी यानी तहसील होगी। जहां की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है वो नगर परिषद होगी। और जहां की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है वहां पर क्या होगा, वहां पर नगर निगम होगा। तो देखिए, इसके एक अध्यक्ष होते हैं। नगर पालिका में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं उसको, कहते हैं क्या कहते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहेंगे और नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे, महापौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उपाध्यक्ष। इसमें जो अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष हो जाएगा, इसमें सभापति होता है तो उप सभापति हो जाएगा, इसमें महापौर होता है तो उप महापौर हो जाएगा। वार्ड के सदस्य जो है पार्षद कहलाते हैं, तीनों में ही क्या कहलाते हैं, पार्षद कहलाते हैं। यहां पर जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है ईओ। अभी भर्ती आई हुई ना, ईओ और आरओ की भर्ती आई हुई है। अभी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन देखा होगा, सर आपका तारानगर नगर पालिका है, बिल्कुल नगर पालिका है। और हमारे यहां नगर पालिका के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर पालिका अध्यक्ष को चेयरमैन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात आपकी। देखो यहां अभी ईओ की भर्ती आई हुई है तो अधिशासी अधिकारी कहते हैं इसको। ईओ को क्या कहते हैं, अधिशासी अधिकारी। एक होता है आयुक्त और वो होता है नगर परिषद में। और नगर निगम के अंदर कौन होता है, नगर निगम के अंदर होता है नगर आयुक्त। कौन होता है, नहीं अभी भी चेयरमैन ही कहते हैं, चेयरमैन भी कह सकते हैं, नगर अध्यक्ष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चेयरमैन भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, त्याग पत्र किसको देते हैं, पार्षद और उपाध्यक्ष। नगर पालिका का जो पार्षद है और नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है वो नगर अध्यक्ष को अपना क्या देंगे, इस्तीफा देंगे। नगर का अध्यक्ष जो है वो ईओ को अपना इस्तीफा देगा। फिर से समझ लीजिएगा, पार्षद और उपाध्यक्ष नगर अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष जो देगा वो ईओ को इस्तीफा देगा। ठीक है, पार्षद और उप सभापति अपना इस्तीफा सभापति को देंगे और सभापति अपना इस्तीफा आयुक्त को देगा।
और इधर भी पार्षद और उप महापौर अपना इस्तीफा महापौर को देंगे और महापौर नगर आयुक्त को अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद इनकी जो बैठक होगी वो 2 माह में एक बार होगी। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, तीनों की ही जो बैठक है वो 2 माह में एक बार होगी। नहीं, सभापति को सभापति कहते हैं, इसको चेयरमैन नहीं कहते, इसको सभापति कहते हैं। ठीक है, सभापति का इंग्लिश क्या है मुझे अभी तो आइडिया है नहीं अभी। ठीक है, सभापति ही कहते हैं। सभापति को वैसे चेयरमैन इंग्लिश तो इसका ही चेयरमैन होता है। अध्यक्ष को भी सभापति कहते हैं, है ना। अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष, इसको भी सभापति कह सकते हैं। अध्यक्ष को भी हम क्या कह सकते हैं, सभापति कह सकते हैं। अध्यक्ष को भी हम क्या कह सकते हैं, सभापति कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अध्यक्ष भी, अध्यक्ष का और सभापति दोनों का ही जो है, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है थोड़ा सा अंतर है। जो सभापति होता है उसे चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं, और जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन। ठीक है, हालांकि अध्यक्ष, सभापति, सभा अध्यक्ष और प्रधान ये एक के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इंग्लिश के अंदर इन सबको ही चेयरमैन कहते हैं। इंग्लिश में प्रधान को भी चेयरमैन कहते हैं, इंग्लिश में सभा अध्यक्ष को भी चेयरमैन कहते हैं, और सभापति को भी चेयरमैन कहते हैं, और अध्यक्ष को भी चेयरमैन कहते हैं। इंग्लिश की भाषा थोड़ी सी अलग है। और चेयरपर्सन को भी सभापति कहते हैं। तो चेयरपर्सन के लिए एक अलग शब्द आया है, चेयर पर्सन के लिए सभापति आया है, और अध्यक्ष के लिए क्या आया है, चेयरमैन आया है। तो इसीलिए हम नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, और नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं। लेकिन ये कोई हमसे पेपर में नहीं पूछेगा कि चेयरमैन किसे कहते हैं और चेयरपर्सन किसे कहते हैं। हमारा सीधा सीधा टॉपिक यही पूछा जाएगा कि नहीं, वो करवाने की आवश्यकता नहीं है, इतना गहरा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 243 से और अनुच्छेद 243 ZG तक क्या क्या है। आज तक के पेपर में कभी नहीं पूछा गया है ये। आज तक के इतिहास के अंदर राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं, किसी भी पेपर में यह नहीं पूछा गया है कि 243 से 243 ZG तक क्या क्या है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि जैसे जो कुछ अनुच्छेद है वो पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिए कि आरक्षण किस में मिलता है, ये जो मैंने मोस्ट है वो एक आधा मैंने लिखा दिया है, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर ऐसे टॉपिक को कितना भी बढ़ा लें, इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट चीजें हैं जहां से अब तक के पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अनुच्छेद 243 आई के अंदर एक पंचायत, जो पंचायत है उनके लिए, पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग कार्य करेगा 243 आई के तहत, और नगरीय संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग कार्य करेगा अनुच्छेद 243 वाई के अध्यक्ष। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है। वर्तमान में जो छठा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो राजस्थान में वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है, छठा वित्त आयोग चल रहा है ना, छठवां वित्त आयोग चल रहा है, याद रखना, छठा वित्त आयोग चल रहा है। और क्या पूछा जाएगा कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट हैं। छठा वित्त आयोग चल रहा है और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। कौन है, प्रद्युमन सिंह है। कौन है, प्रद्युमन सिंह है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम जो वित्त आयोग था वो कब था, 1995 से लेकर और 2000 तक, है ना। पहला जो वित्त आयोग था वो कब था, 1995 से लेकर और 2005 तक था। 1995 से लेकर और 2005 तक। दूसरा जो था, अब छठा कब तक है, 2020 से लेकर 2025 तक। 2025 तक प्रद्युमन सिंह जो है वो क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कृष्ण कुमार थे। प्रथम का लिखना चाहो तो प्रथम का भी लिख सकते हो आप। प्रथम
वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम का पूछा जाएगा और लास्ट का पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। जनरली क्या रहता है कि वर्तमान ही पूछा जाता है। कृष्ण कुमार, ठीक है, कृष्ण कुमार लिख देना आप। जनरली क्या पूछा जाता है? कृष्ण कुमार। जनरली जो है वो वर्तमान पूछा जाता है, लेकिन अगर पहला पूछे तो अभी आप लिख लीजिए कृष्ण कुमार, ठीक है। हम पंजाब टीचर एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं पवन कुमार जी। पंजाब में मुझे पता नहीं है क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, राजस्थान में नहीं पूछा गया और रीट जैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आरएस में भी इसको कोई नहीं पढ़ाता है। अगर आप आरएस की कोचिंग करने जाओगे तब भी आपको अनुच्छेद 243 से जड जी तक नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है और ना ही इसमें ऐसी कोई मोस्ट बात है। जो मोस्ट बातें हैं वो लिख दी, 243 आई है, 243 वाई है, फिर ऐसे कोई अंत नहीं है। देखो, एक पढ़ाई का तरीका होता है कि आज तक के पेपर देख लो, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखो। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है? आपके पेपर का लेवल देखो कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना ही सबसे ज्यादा उचित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। गठन हुआ जुलाई 1994 में। अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243 जेड जी ए के लिए नगरीय संस्थाओं के लिए। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो अमर सिंह राठौड़ बने थे और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, जो कि 14/8/2022 को ही बने हैं, यानी इससे पहले महीने में ही बने हैं, लास्ट मंथ में ही बने हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, जो वर्तमान चुनाव आयोग है राजस्थान में, राज्य चुनाव आयोग, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। ये करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और इसमें भी पूछा जा सकता है, तो दोनों में आपको याद रह जाएगा। वो चौथे के थे, बीडी कला 5वें के थे, शायद चौथे या 5वें के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो पुराने हो गए, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये टॉपिक आपका हो गया है पूरा। ये जो यूनिट था आपका स्थानीय स्वशासन, ये कंप्लीट हो गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक शुरू करेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा है और अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भूगोल का, हिस्ट्री का, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे सेशन देखें और सारे सेशनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहां से? आप कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वो भी बिना किसी शुल्क के। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।